नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल टीबी क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, हमने हमारे कल के वीडियो में प्रमुख कथन और नारों के बारे में देखा और आज का वीडियो हमारा होने वाला है अनुच्छेदों पर। आप जानते हैं हमारे भारतीय संविधान जो मूल संविधान था उसमें 395 तो थे अनुच्छेद, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। तो आज हम 1 से 50 तक अनुच्छेद देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारे संविधान में 22 भाग है, तो पहले भाग का क्या नाम है? भाग फर्स्ट है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। क्या भाई हमारे भारत में कितने यूटी हैं, कितने राज्य हैं, वो मतलब इसके बारे में जानकारी कौन देता है? भाग 1। फिर हम देखेंगे अनुच्छेद 1। पहला अनुच्छेद क्या बोलता है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। आप जानते हैं अनुच्छेद 1 में क्या बोला गया है कि भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। ठीक है, तो पहला अनुच्छेद हो गया संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अगर हम बात करें दूसरे अनुच्छेद की, सेकंड है फ्रेंड्स के नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है, तो देखो पहले में तो क्या बता दिया कि भाई इतने राज्य हैं, इतने केंद्र शासित प्रदेश है। और अनुच्छेद दूसरा क्या बोलता है कि यदि हमें भारत में किसी नए राज्य को जोड़ना होता है ना, तो हम अनुच्छेद 2 में परिवर्तन करेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 2 के तहत हम भारत में नए राज्य जोड़ सकते हैं। फिर अनुच्छेद तीसरा क्या बोलता है कि जो नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं और नामों में परिवर्तन। तीसरा अनुच्छेद है फ्रेंड्स कि जो नए राज्य का बने हैं ना, उनके और जो पहले से है उनके क्षेत्र में, उनकी सीमाओं में और उनके नाम में परिवर्तित करना। वो कौन से अनुच्छेद में आता है? तीसरे अनुच्छेद में। हमें मान लो किसी राज्य का नाम परिवर्तित करना है या उसकी सीमा में परिवर्तन करना है, तो ये कौन से में है? अनुच्छेद 3 में। फिर है फ्रेंड्स अनुच्छेद 4। ये क्या बोलता है कि पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन में, देखो जो पहली अनुसूची कौन सी थी? संघ और राज्य क्षेत्र, मतलब कितने यूटी है और कितने राज्य है, उनके बारे में जो परिवर्तन हुए थे ना, वो किस में लिखे जाएंगे? चौथी अनुसूची में। तथा अनुपूरक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाएगी। कुल मिला के जो 1, 2, 3 में जितने भी चेंजेस होंगे वो कहाँ लिखे जाएंगे? अनुच्छेद 4 में। तो फ्रेंड्स क्लियर हुआ कि जो पार्ट 1 है वो क्या है? संघ और उसके राज्य क्षेत्र। पहले अनुच्छेद में क्या बोला कि भाई भारत राज्यों का संघ है। दूसरे में क्या बोला कि आप नए राज्य जोड़ सकते हो। तीसरे में बोला कि सीमा में, नाम में परिवर्तन कर सकते हो। और चौथे में क्या बोल रहा है कि ऊपर वाले जितनों में परिवर्तन हुए हैं उनके बारे में अनुच्छेद 4। तो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ आ रहा होगा। तो अब हम देखेंगे पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 का संबंध किससे है? नागरिकता से। तो देखो पार्ट 2 के कौन से अनुच्छेद से स्टार्ट होता है? अनुच्छेद 5 से। तो अनुच्छेद 5 क्या बोलता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, जब संविधान बनना स्टार्ट हुआ था तो नागरिकता का उल्लेख। फिर अनुच्छेद 6 है फ्रेंड्स कि पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। देखो जो लोग पाकिस्तान से हमारे भारत में आए ना, उन व्यक्तियों के संबंधित जो अधिकार होंगे वो अनुच्छेद 6 में। और जस्ट इसके विपरीत सातों है कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के अधिकार। जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गए थे ना आज़ादी के समय, उनके संबंध में अधिकार हैं। फिर नेक्स्ट है कि 8वां अनुच्छेद भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्योग के कुछ व्यक्तियों के अधिकार। ठीक है, 8वां क्या बोलता है कि भारत के बाहर मतलब कोई भी विदेशी देश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में अधिकार। फिर 9वां है कि विदेशी राज्य की नागरिकता और स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। कुल मिला के जो ये फ्रेंड्स देखो कहाँ से मैं आपको बताती हूँ। अनुच्छेद 5 से लेकर 5, 6, 7, 8 और 9, 10 और 11, जो 11 तक है ना, उनका संबंध किससे है? नागरिकता से। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 5 से 11 का संबंध किस भाग से है? तो हम क्या आंसर देंगे? नागरिकता से। ठीक है, फिर अगला भाग है फ्रेंड्स
मूल अधिकार, ये तो आपने पढ़ रखा होगा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट भाग है मूल अधिकार। कहाँ से स्टार्ट हो गए? अनुच्छेद 12 से। तो अनुच्छेद 12 क्या बोलता है? राज्य की परिभाषा, इनमें राज्यों की परिभाषाओं का उल्लेख है। अनुच्छेद 13 में क्या बात कही है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां असंगत या अल्पीकरण की सीमा तक विधि शून्य होगी। कुल मिला के आप मूल अधिकारों में चेंजेस वाली बातें जो कही गई है वो किस में? अनुच्छेद 13 में। अगला अनुच्छेद है फ्रेंड्स, देखो अब देखो क्या होता है कि आप सब जानते हैं हमारे संविधान में टोटल कितने मौलिक अधिकार है? 6। पहले कितने थे? 7, क्योंकि जो संपत्ति का अधिकार था उसे क्या अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो अब हम पढ़ेंगे समता के अधिकार। नाम से ही पता चल रहा है समता मीन्स समानता का अधिकार। तो अनुच्छेद 14 क्या बोलता है? विधि के समक्ष समानता। कैसे? कि भाई कानून के समक्ष, चाहे आप लड़का हो लड़की हो, किसी भी जाति से हो, अमीर हो गरीब हो, कानून के समक्ष आप क्या हो? समान हो। हुआ क्लियर? फिर अगला अनुच्छेद 15 भी क्या बोलता है कि धर्म हो, जाति हो, लिंग हो, जन्म स्थान हो, उनके आधार पर आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर अनुच्छेद 16 क्या बोलता है कि लोक नियोजन के अवसर में समानता। देखो जितने भी ये भर्तियां वगैरह लोक नियोजन के अवसरों में जो पद निकलते हैं ना, उनमें भी सबको एक समान देखा जाएगा। फिर 17 है अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत, आप किसी के साथ जातिगत भेदभाव नहीं कर सकते हो। 18 में है उपाधियों का अंत। ये कौन सी उपाधियाँ थी फ्रेंड्स? जो अंग्रेजों द्वारा हमारे भारत के लोगों को दी गई, उन उपाधियों का अंत किया गया। तो देखो अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं, 16 लोक नियोजन के अवसर में समानता, 17 अस्पृश्यता का अंत और 18 उपाधियों का अंत। हुआ क्लियर? नेक्स्ट हमारा अधिकार कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। क्या भाई हम क्या है? स्वतंत्र हैं। तो अनुच्छेद 19 क्या बोलता है कि वाक स्वतंत्रता, आपको क्या बोलने का अधिकार है। फ्रेंड्स एक जो होती है ना प्रेस की स्वतंत्रता, वो भी किस में है? 19A में। 19A में क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता। फिर अनुच्छेद 20 क्या बोलता है कि अपराधियों के लिए दोष चिन्ह संबंध में संरक्षण, जो अपराधी होते हैं वो अपना दोष साबित कर सकते हैं या अपनी बात रख सकते हैं, अनुच्छेद 20 ये बोलता है। बात करें अगर हम अनुच्छेद 21 की, तो क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, आपको सांस लेने की स्वतंत्रता है। कहने का मतलब ये है कि आप जानते हैं 352 के तहत जो राष्ट्रपति शासन या राष्ट्रीय आपात लगता है ना, उनमें क्या होता है कि सभी मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जाता है सिवाय इस 20 और 21 के। ठीक है, ये जो दोनों अधिकार है वो स्थगित नहीं होते हैं। क्लियर? अगला है फ्रेंड्स अनुच्छेद 22 के कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी किससे संबंधित है? गिरफ्तारी से। फिर अनुच्छेद 23 है कि आप मानव के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हो। ठीक है, किसी भी मानव के साथ दुर्व्यवहार प्रतिषेध है। फिर अगला अनुच्छेद 24 कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 के अनुसार किसी भी बालक को आप बाल श्रम नहीं करवा सकते। फिर है फ्रेंड्स के धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। उसमें क्या क्या अनुच्छेद 25 क्या बोलता है कि अंतःकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता। आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, उनको मान सकते हो, आप पर किसी भी प्रकार का कोई बाध्यता नहीं होगी। अगला है अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आप अपने अपने धर्म के कार्य जो होते हैं उनका आयोजन कर सकते हो। फिर अगला है फ्रेंड्स अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय में स्वतंत्रता। किसी भी धर्म के हो, ऐसा नहीं है कि आप अगर इस धर्म के हो तो आपको किसी प्रकार का कर देना पड़ेगा। कुल मिलान ये जो है ना धार्मिक स्वतंत्रता वाले, उनमें होता है कि धर्म संबंधी स्वतंत्रता है। फिर है अगला अनुच्छेद 28 शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने का स्वतंत्रता। अनुच्छेद 28 क्या बोलता है कि भाई जो शिक्षा संस्थान होता है ना, उनमें क्या होता है कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। ठीक है,
फिर अगला है फ्रेंड संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अगर हम बात करें अनुच्छेद 29 की तो क्या है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके हितों का संरक्षण। अगला बात करें अनुच्छेद 30 की तो क्या है, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार है। जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो भी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। फिर अगला है फ्रेंड्स के अनुच्छेद 31। तो मैंने बताया था कि जो अनुच्छेद 31 था उसमें पहले क्या था, मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार, लेकिन अब अनुच्छेद 31 को हटा दिया गया है और जो संपत्ति का अधिकार है ना वो क्या, एक कानूनी अधिकार बन गया है। फिर हम बात करेंगे अनुच्छेद 31 क की संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विद्या। जितनी भी संपदाएं होती हैं उनके अर्जन संबंधी जो है वो किस में, अनुच्छेद 31 क में। फिर अगर हम बात करें अनुच्छेद 31 ख की तो कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। फिर होगा 31 घ कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभाव करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। फिर 31 घ इसे भी हटा दिया गया। फ्रेंड्स जो इनमें से इम्पोर्टेंट हो गए ना वो मैं आपको अपने आप बता दूंगी। फिर है कि अनुच्छेद कौन सा, मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जैसे किन्होंने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला था, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे उन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा बोला। फिर है कि अनुच्छेद 32 क्या बोलता है कि इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद, ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 32। फिर अनुच्छेद 32A जिसे हटा दिया गया है। अनुच्छेद 33 इस भाग के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में और रूपांतरण की संसद की शक्ति, मतलब जितने भी ये जो मौलिक अधिकार है उनके लागू में और या उनके परिवर्तन संबंधी जो अधिकार है वो इन अनुच्छेदों में शामिल है। फिर है अनुच्छेद 34 जब किसी क्षेत्र में सेना वृद्धि प्रवर्तित हो, जो सेना संबंधी अधिकार होंगे वो किस में है, अनुच्छेद 34 में। फिर अनुच्छेद 35 क्या बोलता है कि इस भाग के उपबंधों को प्रभावी, जो भी हमारे मौलिक अधिकार है उनकी प्रभाविता से संबंध किससे है, अनुच्छेद 35 से। अब हम बात करेंगे भाग 4। देखो भाग पहला कौन सा था, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, दूसरा नागरिकता, तीसरा मौलिक अधिकार और चौथा कौन सा है, नीति निर्देशक तत्व। कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से, और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से। तो देखो अनुच्छेद 36 तो क्या बोलता है, नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा कि भाई ये नीति निर्देशक तत्व है क्या। फिर है अनुच्छेद 37 इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, जो ये चौथा भाग है ना नीति निर्देशक तत्वों का, उनके लागू होने संबंधित। फिर है 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। ये जो नीति निर्देशक तत्व होंगे वो मतलब एक तरह से क्या, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे। फिर अनुच्छेद 39 क्या बोलता है कि राज्य द्वारा कुछ नीतियां बनाना। फिर है 39 का सम्मान, न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, आप याद रखना कि एक सम्मान, न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता किस अनुच्छेद में है तो 39 क में। फिर अनुच्छेद 40 ये भी इम्पोर्टेंट है कि ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 40 में। फिर 41 है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ कंडीशन होती है जिनमें आप शिक्षा या जो लोक सहायता होती है उसे प्राप्त कर सकते हैं। फिर अनुच्छेद 42 क्या बोलता है कि काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं का प्रसूति सहायता का उपबंध, जो भी काम के प्रति जो न्याय है या एकदम अनुकूल जो दशाएं होती हैं उनके संबंध में उपबंध है। फ्रेंड्स ये है जो थोड़े ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं उसे कम ही एक्सप्लेन करूँगी, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे उन्हें मैंने आपको बता दिया है। फिर है कि अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, जो भी कामगार होते हैं उनके मजदूरी संबंधी।
फिर है 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भाग लेना, जितने भी उद्योग हैं उनमें कर्मचारियों का भाग लेना। फिर अनुच्छेद 44 क्या बोलता है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, जो भी सिविल संहिता होती है ना उनमें सभी नागरिक एक समान है। फिर अनुच्छेद 45 क्या बोलता है, ये भी देखो इम्पोर्टेंट है कि बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध जो है वो किस में है, अनुच्छेद 45 में। फिर हो गया अनुच्छेद 46 क्या बोलता है कि जो अनुसूचित जाति जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्ग के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। 46 क्या बोलता है कि जो भी SC और ST के लोग होते हैं ना उनके शिक्षा के लिए आप उनके हितों का संरक्षण करें। फिर अनुच्छेद 47 क्या बोलता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य को सुधारने का कर्तव्य किसका होगा, राज्य का। कि जो राज्य होगा वो अपने जो जनता होगी उनके पोषाहार पर और उनके जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए उनका कर्तव्य राज्य का होगा। फिर अनुच्छेद 48 क्या बोलता है कि कृषि और पशुपालन का संगठन, कृषि और पशुपालन संबंधी जो बातें होंगी वो अनुच्छेद 48 में। फिर है 48 का पर्यावरण का संरक्षण और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। 48 एक क्या बोलता है कि हमें पर्यावरण का संरक्षण करना है और वन और वन्य जीवों की रक्षा करनी है। फिर ये 49 देखो, ये जो अब 3 अनुच्छेद आ रहे हैं बड़े ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन सा, 48 का 49, 50 और 51, ठीक है। 3 नहीं, ये 4 हो गए। तो 48 का तो क्या बोलेगा, पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, वन्य जीवों की रक्षा करनी है। और 49 क्या बोलता है कि जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं उनका संरक्षण, जितने भी ये दुर्ग या जो मंदिर या महल बने हुए हैं उनको हमें क्या करना है, संरक्षित करना है। उनके साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। फिर अनुच्छेद 50 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या बोला कि भाई जो कार्यपालिका है वो न्यायपालिका से पृथक है। फ्रेंड्स ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि कार्यपालिका किस अनुच्छेद के तहत न्यायपालिका से पृथक है तो वो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, अनुच्छेद 50। और लास्ट है आज का हमारा अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। जो भी अंतर्राष्ट्रीय विदेशों से संबंधित शांति और सुरक्षा है उनका उल्लेख कहाँ होगा, अनुच्छेद 51 में। तो फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट में ज़रूर बताना ताकि हम इससे अगले जो अनुच्छेद हैं उन पर भी वीडियो